हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग भारत के भूगोल विषय के साथ साथ भारत के इतिहास का भी अध्ययन शुरू कर चुके हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने भारत के इतिहास का डिवीज़न किया था। तो डिवीज़न के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, जिन्हें साम्राज्यवादी इतिहासकार कहा जाता है, उन्होंने भारत के इतिहास को अपनी सहूलियत के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया। मानव के आगमन से लेकर जब भारत में मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 ईस्वी में, उसके पीरियड को उन लोगों ने कहा प्राचीन भारत। इसके बाद 712 के बाद जब 712 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में मृत्यु औरंगजेब की होती है। उसके बीच के कालखंड को मध्य काल कहा गया। साथ ही साथ कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जब भारत में प्लासी की घटना 1757 में घटित होती है और कासिम के आगमन से लेकर प्लासी की घटना के बीच के टाइम को मध्य काल के रूप में वर्गीकृत किया तथा इन्हीं दो घटनाओं को आधार बनाकर औरंगजेब की मृत्यु और प्लासी की घटना को आधार बनाकर 1947 में जब भारत आज़ाद होता है उसके बीच के कालखंड को साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में वर्गीकृत किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा साक्ष्यों के आधार पर एवं लिखित सामग्री के आधार पर भारत के इतिहास का डिवीज़न किया। तो भारत के इतिहास का जब हम लोग डिवीज़न करते हैं तो जब केवल उत्खनन से प्राप्त सामग्री जैसे पाषाण और जैसे मोहरे जैसे प्राप्त होते हैं तो उसके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है तो उसको कहा गया प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में केवल पत्थरों के माध्यम से जानकारी मिलती है, कोई लिखित सामग्री नहीं प्राप्त होती है, जिसके कारण उसे कहा गया प्रागैतिहासिक काल। फिर इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में डिवीजन किया। तो आद्य ऐतिहासिक काल में उत्खनन से प्राप्त सामग्री में पाषाण और यहाँ पर जो जानकारी का साक्ष्य मिलते हैं, लिखित सामग्री भी प्राप्त होती है, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके कारण से उसे आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में वर्गीकृत किया गया। फिर इसके बाद डिवीजन किया गया ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक डिवीजन में क्या है, लिखित सामग्री प्राप्त होती है और साथ ही साथ पुरातात्विक या उत्खनन से प्राप्त सामग्री वो भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ कुछ विदेशी इतिहासकार जो हैं उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त होती है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पाषाण काल के बारे में। जो पाषाण काल है इसको मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं पुरापाषाण काल, फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर इसके बाद नवपाषाण काल। इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस समय का जो मानव था किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था, अपने जीवन में किस प्रकार के भोजन का उपयोग करता था, किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र यूज करता था तथा उनकी ड्रेस क्या होती थी, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस समय के मानव के जीवन के बारे में। तो पुरापाषाण काल का जो मानव है उसका जीवन जो था खानाबदोश प्रकार का था। खानाबदोश जीवन से तात्पर्य यह है कि इस समय का जो मानव था केवल खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक से तात्पर्य यह है कि ये शिकार करके लाता था, उसको संरक्षित रखता था और अपने खाने के उपयोग में लाता था तथा भोजन का उत्पादन नहीं करता था, खेती किसानी नहीं करता था। तो ये हो गया पुरापाषाण काल के मानव के जीवन के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल के जीवन, मानव के जीवन के बारे में। तो मध्य पाषाण काल जो है इसके प्रारंभिक चरण में जो इस समय का मानव है वो पुरापाषाण काल के मानव के समान ही जीवन यापन करता रहा, अर्थात खानाबदोश प्रकार का जीवन यापन करता रहा। फिर मध्य पाषाण काल के मध्य में आकर इसने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो मध्य पाषाण काल के मध्य में आकर मानव ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो इसके द्वारा जो सबसे पहला जो जानवर है जो पाला गया उसे कुत्ता कहा गया। तो कुत्ते को इस समय का मानव जो है उसने सबसे पहले पालतू पशु बनाया। फिर इसके बाद अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल का जो मानव है उसके जीवन किस प्रकार का था। तो इस समय का जो मानव था कृषि जैसे कार्य करने लगा था तथा इसी समय स्थायी जीवन की शुरुआत हुई थी। तो स्थायी जीवन की जब शुरुआत होगी तो उसको रहने के लिए झोपड़ी की आवश्यकता होगी, तो वो झोपड़ी का निर्माण करता है।
जब एक साथ रहेंगे और कृषि जैसे कार्य करेंगे तो इसी समय क्या है, समाज में परिवार की संकल्पना विकसित होगी, परिवार की संकल्पना विकसित होगी तथा साथ ही साथ इसी समय समाजवाद की परिकल्पना भी परिकल्पित होगी या उपस्थित हो जाएगी। समाजवाद और परिवारवाद की संकल्पना इसी समय, या साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि इसी समय समुदायवाद की भी परिकल्पना परिकल्पित हुई या उद्गमित हुई। साथ ही साथ जब ये लोग, इस समय का जो मानव है, जब कृषि जैसे कार्य करेगा तो उससे उत्पन्न होने वाले खाद्यान्न को सुरक्षित करना होगा, तो उसके लिए वो मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करेगा जिससे उसका अनाज सुरक्षित रह सके बारिश के समय में या अन्य शेष समय के लिए, जिससे वो उपभोग कर सके। तो उसके लिए वो बर्तन का निर्माण करेगा जिसे कहा गया मृद भांड। तो ये हो गया पाषाण कालीन मानव के जीवन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं पाषाण काल के जो मानव हैं उनका भोजन किस प्रकार का होता था। तो भोजन जो है, जो पाषाण काल का मानव है, पाषाण काल का मानव जो है उसका भोजन हुआ करता था फूल, फल फूल, इसे कंदमूल फल कहा जाता है, फल और बड़े जानवरों का ये मांस का उपभोग करता था। फिर इसके बाद देखते हैं मध्य पाषाण काल का जो मानव है। तो मध्य पाषाण काल का जो मानव है तो ये कंदमूल फल का तो आहार करता था, साथ ही साथ जो जानवर है इसमें ये बड़े और छोटे दोनों प्रकार के जानवरों का मांस खाता था। तो इस समय का जो मानव था पुरा पाषाण काल का, वो केवल बड़े, मध्य पाषाण काल में बड़े और छोटे। इसका कारण क्या था कि जो पुरा पाषाण काल का जो मानव था इसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं हुआ करते थे, तो ये बड़े बड़े पत्थरों के माध्यम से जानवरों को मारते थे। तो जब बड़े पत्थर होते थे उससे जब मारते थे जानवरों को, तो छोटे जो जानवर थे वो पूरी तरह से मर जाते थे, उनका मांस सुरक्षित नहीं रहता था। तो जो बड़े जानवर थे उनका मांस ही सुरक्षित रहता था, जिसके कारण ये बड़े जानवरों का ही शिकार किया करते थे। तथा जब मध्य पाषाण काल में जो मानव था उसने पत्थरों से शस्त्रों का निर्माण कर लिया था, जिससे शिकार करने में आसानी होती थी, जिससे वो छोटे जानवरों का भी आसानी से शिकार कर लेते थे और बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेते थे। जैसे कुल लोग हुआ करते थे, जैसे 150 लोग, उनके भोजन की आवश्यकता है, तो बड़े जानवर का जैसे हाथी हुआ, हिरन हुआ, इस प्रकार के जानवरों का शिकार करते थे। जब एक दो लोगों के लिए भोजन की आवश्यकता होती थी तो जैसे खरगोश हुआ, इस प्रकार के जानवरों को मार लिया करते थे। तो इस समय का जो मानव है तो फ्रूट और मतलब कंदमूल फल और जानवर, बिग और स्मॉल, दोनों प्रकार के जानवरों का सेवन करता था। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल का जो मानव है वो किस प्रकार से अपने भोजन को उपयोग में लाता था। तो इस समय का जो मानव है कंदमूल फल तो खाता ही था, साथ ही साथ एनिमल या जानवर छोटे और बड़े दोनों को मारकर खाता था। साथ ही साथ इस समय का जो मानव था कृषि कार्य करने लगा था, जिससे अनाज की या अन्न की ये लोग उत्पादन करते थे, अन्न का उत्पादन करते थे, तो जिसे कहा गया ग्रेन्स या अनाज। तो इनके भोजन में कंदमूल फल, बड़े और छोटे जानवर दोनों तथा अनाज का भी ये लोग सेवन करते थे। अब हम लोग देखते हैं इनके अस्त्र शस्त्र या टूल्स क्या हुआ करते थे। तो जो पुरा पाषाण काल का मानव है तो इसके जो अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे वो हुआ करते थे बिग, जिन्हें कहा गया बड़ा। तो बड़े पत्थरों के माध्यम से ये शिकार करते थे। फिर देखते हैं मध्य पाषाण काल का जो मानव है उसके अस्त्र शस्त्र क्या थे। इसके अस्त्र शस्त्र थे स्मॉल, 1 से 8 सेंटीमीटर के ये पत्थर से निर्मित औजारों का निर्माण करते थे। 1 से 8 सेंटीमीटर। तो इनका जो साइज था वो अत्यंत छोटा था, जिसके कारण इस काल में निर्मित औजारों को माइक्रोलिथिक कहा गया। फिर हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल के मानव के बारे में। तो जो नवपाषाण काल का मानव है तो ये क्या है, छोटे अस्त्रों का निर्माण करता था, साथ ही साथ इसमें अब ये क्या है, पॉलिश का भी इस्तेमाल करने लगता है। पॉलिश मतलब इसके जो अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे चमकीले हुआ करते थे। अब हम लोग देखते हैं पाषाण कालीन मानव की
पोशाक या ड्रेस किस प्रकार की हुआ करती थी। तो पूरा पाषाण काल में जब हम लोग देखते हैं तो पूरा पाषाण काल के प्रारंभिक चरण में जो मानव था वो किसी प्रकार के पोशाक या ड्रेस का इस्तेमाल नहीं करता था, अर्थात वो कपड़े या छाल जैसी चीज का कोई भी उपयोग नहीं करता था। तो पूरा पाषाण काल के मध्य में आकर मानव ने अपने शरीर को ढकने के लिए वृक्ष की पत्तियों और पेड़ की छाल का इस्तेमाल करना उसने शुरू किया था। फिर हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल के मानव की पोशाक के बारे में। तो ये क्या है, ये पत्तियां और छाल दोनों का इस्तेमाल करता था। साथ ही साथ जब ये छोटे पत्थरों के माध्यम से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करना सीख चुका था, उसके माध्यम से ये क्या है, जब जानवरों को मारता था उससे उसकी खाल को निकाल कर सुखा लिया करते थे, जिससे जाड़े या बारिश के समय में ये इस्तेमाल करते थे। उसे कहा गया एनिमल लेदर। तो ये बड़े जानवरों की खाल को निकाल कर सुखा लिया करते थे और सर्दी से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। तो इनकी ड्रेस हो गई मध्य पाषाण काल के मानव की पत्तियां और छाल, साथ ही साथ जानवरों की लेदर या जानवरों की चमड़ी का इस्तेमाल ये लोग करते थे। फिर जो नव पाषाण काल का मानव है तो इसने खेती किसानी करना प्रारंभ कर दिया था। तो सबसे पहले जब हम लोग अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें देखेंगे हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मानव था वो कपास की खेती करता था। तो ये नव पाषाण काल में भी क्या है, कॉटन या कपास की खेती होती थी। तो इस समय का जो मानव है, नव पाषाण काल का मानव है, ये क्या है, कॉटन या कपास और ऊन से बने वस्त्रों का इस्तेमाल करना सीख चुका था। तो ये हो गया इस समय का जो मानव है पाषाणकालीन मानव, उसके ड्रेस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं अग्नि। जो पूरा पाषाण काल है उस समय अग्नि का अस्तित्व था। तो अस्तित्व था, लेकिन इस समय का मानव जो था वो अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं था। तो वो उसके अस्तित्व से तो परिचित था किंतु उसके उपयोग से परिचित नहीं था। फिर देखते हैं मध्य पाषाण काल का जो मानव है वो आग का प्रयोग करना सीख चुका था, अर्थात वो आग पर नियंत्रण करना सीख चुका था, कैसे आग जलाई जाती है और आग कैसे बुझाई जाती है। तो वो इस समय का मानव सीख चुका था मध्य पाषाण काल का। इसी समय चकमक उद्योग का विकास हुआ, व्यापक स्तर पर चकमक उद्योग का विकास हुआ। चकमक उद्योग से तात्पर्य है कि इस समय पत्थरों से व्यापक पैमाने पर औजारों और अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया गया। साथ ही साथ पत्थर के माध्यम से ही जब वो लोग पत्थर को एक दूसरे से टकराते थे तो उससे आग उत्पन्न होती थी, उसको भी ये लोग नियंत्रित करना सीख चुके थे और आग को जलाना भी सीख चुके थे। तो ये हो गया चकमक उद्योग के बारे में। फिर हम लोग देखते हैं नव पाषाण काल का जो मानव है वो फिर तो आगे चलकर पूरी तरह से आग से परिचित हो गया और उसके प्रयोग अनुप्रयोग को भी अच्छे से समझने लगा था। अब हम लोग देखते हैं पाषाणकालीन कला के बारे में। जो पाषाणकालीन कला है तो इसके भीमबेटका से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो भीमबेटका जो है रायसेन जिला मध्य प्रदेश का है, वहाँ से पुरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन तीनों कालखंडों के यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका से तीनों कालखंडों के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ की जो गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं हैं, इनमें इस समय के मानव द्वारा गुफा के अंदर की दीवारों पर विभिन्न जानवरों के चित्र उकेरे गए हैं। तो जिसमें जानवर हैं भैंस, हाथी, इस प्रकार के जानवरों के चित्र बनाए गए हैं तथा मानव द्वारा जो शिकार किया जाता था उसके चित्र भी इस क्षेत्रों में देखने को मिले हैं। भीमबेटका वाले जो क्षेत्र है या गुफा जो है इसमें इन जानवरों के भी और साथ ही साथ मानव के शिकार करते हुए भी वहाँ पर चित्र अभी भी वर्तमान में देखे जाते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं भीमबेटका जो है इसको
2003 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। तो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण साइट है जो प्रोटेक्टेड एरिया है यूनेस्को द्वारा। तो यूनेस्को द्वारा इसको सुरक्षित और संरक्षित करने की जिम्मेदारी अपने पास ले ली गई है। तो ये हो गया पाषाणकालीन मानव के जीवन और उससे संबंधित जो गतिविधियां थी उसके बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंटर कर जाएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय क्षेत्र में विकसित नगरीय जो सभ्यता थी, प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग इंटर करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता का हम लोग डिवीजन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे मगध साम्राज्य का हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।